नाम के वीकली करंट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपाली शर्मा। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री, पद ग्रहण कर ली शपथ। बोले मैंने चुनौती ली है, देश की इकोनॉमी पटरी पर लाऊंगा। कश्मीर के परसिमन आयोग की रिपोर्ट हुई जारी, अब पहले के मुकाबले ज्यादा प्रभावी नजर आएगा मतदान। UNCCD का 15वें कोप 15 सम्मेलन का हुआ आगाज। कोप 15 सम्मेलन में भारत लेगा भाग। सम्मेलन की इस बार की थीम भूमि जीवन विरासता अभाव से समृद्धि की ओर। मैरिटल रेप को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट के दोनों जजों ने जाहिर की अलग अलग राय। देश में हर साल 24% महिलाओं के साथ होती है घरेलू हिंसा। श्रीलंका में भारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच रानिल विक्रमसिंघे नए प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, गोटा गो गामा आंदोलन जारी रहना चाहिए। मैं और पुलिस इस आंदोलन को रोकने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि नई मंत्रिमंडल गठन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ इस नारे का इस्तेमाल किया जाता है। सिन्हली भाषा में गामा का मतलब गांव होता है। प्रदर्शनकारी एक जगह जमा होकर तंबू लगाते हैं और गाड़ियों के हॉर्न बजाते हुए राष्ट्रपति और सरकार के खिलाफ गोटा गो गामा का नारा बुलंद करते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री, किन हालातों से गुजर रहा है श्रीलंका। शपथ ग्रहण करते समय क्या बोले नए प्रधानमंत्री। 73 साल के रानिल विक्रमसिंघे यूनाइटेड नेशन पार्टी के चीफ हैं और उनका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। ऐसे में इस मुश्किल समय में उन्हें प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी मिलना काफी मायने रखता है। वैसे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनाए जाने से पहले रानिल विक्रमसिंघे की राजपक्षे से अकेले में मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद ही उनके नाम पर मुहर लगी गई है। आपको बता दें, इससे पहले भी रानिल प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। वे 4 बार श्रीलंका के PM बन चुके हैं। वर्तमान में उनकी पार्टी की 225 संसदीय सदन में सिर्फ एक ही सीट है। इससे पहले 2018 में उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया था। तब राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने उन्हें बर्खास्त किया था, लेकिन 2 महीने के भीतर वे दोबारा PM बन गए थे। अब जब श्रीलंका अपनी आज़ादी के बाद के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, तो रानिल विक्रमसिंघे को फिर से PM बना दिया गया है। उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी तो कर्ज तले डूबी अर्थव्यवस्था को बचाना है। आपको बता दें, इस समय श्रीलंका भारी कर्ज में चल रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कर्ज चुकाने के लिए भी कर्जा लेने की नौबत आ गई है। ऐसे में इस स्थिति से श्रीलंका को निकालना नए प्रधानमंत्री की बड़ी प्राथमिकता रहने वाला है। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता की वजह से श्रीलंका में बड़े स्तर पर हिंसा देखने को मिल रही है। विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ सरकारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में कानून व्यवस्था को फिर से दुरुस्त करना भी उनके लिए बड़ी चुनौती है। वहीं इस समय श्रीलंका में महंगाई भी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जरूरी वस्तुओं की भारी कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में इस क्षेत्र में भी जनता को तुरंत राहत की जरूरत है। वहीं अगर हम रानिल विक्रमसिंघे की बात करें तो उनका जन्म 24 मार्च 1949 को कोलंबो में हुआ था। वे एक संपन्न परिवार से आते हैं, जहां पर उनके पिता खुद एक जाने माने वकील रहे हैं। खुद रानिल ने भी वकालत कर रखी है और सिनोल यूनिवर्सिटी से उनकी पढ़ाई पूरी हुई है। फिर 70 के दशक में रानिल ने राजनीति में आने का फैसला किया और वे श्रीलंका की सबसे पुरानी पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी के साथ जुड़ गए। शुरुआत से ही राजनीति के मामले में उनके फैसलों की तारीफ होने लगी थी। जनता के साथ भी वह कनेक्ट थे। ऐसे में जब 1977 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन्होंने उसमें एक बड़ी जीत दर्ज की। उसके बाद वे सबसे पहले विदेश मंत्रालय के डिप्टी मिनिस्टर बन गए। पद ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन शुरुआत उनकी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने युवा रोजगार से लेकर कई अहम मंत्रालय संभाले। अब उसी अनुभव के आधार पर रानिल विक्रमसिंघे को 73 साल की उम्र में फिर से प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया गया है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे अपने अनुभव का इस्तेमाल कर श्रीलंका को इस कर्ज के मायाजाल से बाहर निकालेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का काम करेंगे। पद ग्रहण करने के बाद रानिल विक्रमसिंघे ने शपथ लेते हुए कहा कि भारत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुसार गठित नई श्रीलंकाई सरकार के साथ काम करने को लेकर आशान्वित है और श्रीलंका के लोगों के लिए नई दिल्ली की
प्रतिबद्धता जारी रहेगी। पुलवामा और उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला में ही नहीं बल्कि श्रीनगर में सिख और सिया मतदाता अब पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी नजर आएंगे। आपको बता दें कि जम्मू संभाग में विधानसभा सीटों की संख्या 37 से 43 और कश्मीर संभाग में 46 से 47 हुई है। लोकसभा सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन प्रत्येक लोकसभा सीटों में अब 18 विधानसभा क्षेत्र शामिल किए गए हैं। अनंतनाग राजौरी के नाम से तैयार किए गए लोकसभा क्षेत्र में कश्मीर संभाग के अनंतनाग व कुलगाम और जम्मू संभाग में जिला राजौरी पुंछ के विधानसभा क्षेत्र शामिल किए गए हैं। यह लोकसभा क्षेत्र प्रदेश के दोनों संभाग में विस्तृत है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कहां कितनी बड़ी सीटें, क्या जनता के उम्मीदों के अनुसार हुआ नामकरण, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कहां हुई सीटें आरक्षित। परसिमन के बाद अब जम्मू संभाग में विधानसभा सीटों की संख्या 37 से 43 और कश्मीर संभाग में 46 से 47 हुई है। कश्मीर में बढ़ाई गई एकमात्र सीट जिला कुपवाड़ा का त्रिगाम है, जबकि जम्मू संभाग में बढ़ाई गई 6 सीटों में रामगढ़, जसरोटा, श्री माता वैष्णो देवी, डोडा पश्चिम, पाडर, नागसेनी और थाना मंडी है। जनता की उम्मीदों के अनुरूप हुआ नामकरण। आयोग ने कई विधानसभा क्षेत्रों के नाम बदलने का फैसला लिया था, लेकिन जन भावनाओं को देखते हुए उनके पुराने नाम बहाल रखे या फिर जनता की उम्मीदों के अनुरूप उनका नामकरण किया है। इसमें गुलमर्ग, जडीबल, लाल चौक, पाडर, नागसेनी, जसरोटा, छनब, गुलाबगढ़, बुच्छल, श्री गुफावारा शामिल है। इसके अलावा कई विधानसभा क्षेत्रों में क्षेत्रीय बदलाव भी किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित। जम्मू में गुलाबगढ़, राजौरी, थाना मंडी, सुरनकोट, मेंढर और कश्मीर में गुरेज, कनगन व कोकरनाग को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें कठुआ, रामगढ़, बिश्नाह, सुचेतगढ़, मठ, अखनूर और रामनगर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसके साथ ही 20 जिलों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जैसे पहाड़ी और दुर्गम इलाकों वाले जिलों को ए, पहाड़ी व मैदानी इलाकों वाले जिलों को बी और मैदानी इलाकों वाले जिलों को सी श्रेणी में रखा गया था। जिलों में विधानसभा क्षेत्रों का आवंटन करते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औसत आबादी के 10% के आधार पर ज्यादा या कम आबादी को ध्यान में रखा गया। इसके अलावा कुछ जिलों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र बनाए गए। आयोग ने 2 बार किया जम्मू कश्मीर का दौरा। परसिमन आयोग ने परसिमन की प्रक्रिया के तहत सभी संबंधित पक्षों से मुलाकात और उनकी राय जानने के लिए 2 बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। पहला दौरा 6 से 9 जुलाई 2021 तक चला था, वहीं दूसरा दौरा इसी वर्ष 4 से 5 अप्रैल को हुआ। पहले दौरे के दौरान आयोग के साथ श्रीनगर, पहलगाम, किश्तवाड़ और जम्मू में करीब 242 प्रतिनिधि मंडलों ने मुलाकात की थी। दूसरे दौर में लगभग 1600 लोगों ने आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा था। मैरिटल रेप को लेकर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। फैसला सुनाते समय हाई कोर्ट के दोनों जजों ने इस पर अलग अलग राय जाहिर की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सखधर ने कहा, आईपीसी की धारा 375 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, लिहाजा पत्नी से जबरन संबंध बनाने पर पति को सजा दी जानी चाहिए। वहीं जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा, मैरिटल रेप को किसी कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। बेंच ने याचिका लगाने वालों से कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आपको बता दें कि मैरिटल रेप यानी पत्नी की सहमति के बिना उससे संबंध बनाने के मामले में 21 फरवरी को कोर्ट ने एनजीओ आरआईटी फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन और 2 व्यक्तियों द्वारा 2015 में दायर की गई जनहित याचिका पर मैराथन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या महिलाओं के साथ गैर बराबरी है मैरिटल रेप। इस पर क्या है केंद्र सरकार की दलील, क्या है भारत में मैरिटल रेप झेलने वाली महिलाओं के आंकड़े। आईपीसी की धारा 375 का अपवाद 2 मैरिटल रेप को अपराध से मुक्त रखता है। यह कहता है कि पति का पत्नी के साथ संबंध बनाना रेप नहीं है। याचिका में इस आधार पर अपवाद को खत्म करने की मांग की गई थी कि यह उस तथ्य के साथ भेदभाव करता है जिसमें विवाहित महिलाओं का उनके पतियों ने यौन शोषण किया था। क्या है केंद्र सरकार की दलील। केंद्र ने मैरिटल रेप को अपराध मानने का विरोध किया था। 2017 में केंद्र ने कोर्ट में कहा था
कि भारत आंख बंद करके पश्चिम का अनुसरण नहीं कर सकता, न ही वह मैरिटल रेप को क्राइम घोषित कर सकता है। इस बार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि वह 2017 में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए रुख पर विचार करेगी। क्या कहा था कर्नाटक हाई कोर्ट ने? मैरिटल रेप पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि शादी क्रूरता का लाइसेंस नहीं है। शादी समाज में किसी भी पुरुष को ऐसा कोई अधिकार नहीं देती कि वह महिला के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करे। अगर कोई भी पुरुष महिला की सहमति के बिना संबंध बनाता है या उसके साथ क्रूर व्यवहार करता है तो यह दंडनीय है, चाहे फिर पुरुष महिला का पति ही क्यों न हो। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान में सबको समानता का अधिकार है, ऐसे में पति शासक नहीं हो सकता। यह सदियों पुरानी सोच और परंपरा है कि पति उनके शासक है। विवाह किसी भी तरह से महिला को पुरुष के अधीन नहीं करता। संविधान में सबको सुरक्षा का समान अधिकार है। जनवरी 2022 में दोबारा शुरू हुई सुनवाई। जनवरी 2022 में जब सुनवाई फिर से शुरू हुई तब सरकार ने कोर्ट से कहा कि मैरिटल रेप को तब तक क्राइम नहीं बनाया जा सकता जब तक कि सभी पक्षों के साथ चर्चा पूरी नहीं हो जाती। इसके लिए क्रिमिनल लॉ में बड़े बदलाव करने होंगे, न कि टुकड़ों में। 7 फरवरी को कोर्ट ने केंद्र को 2 हफ्ते का वक्त दिया था। तब केंद्र से जवाब न मिलने के कारण बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारत में मैरिटल रेप झेलने वाली महिलाओं के आंकड़े। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 24% महिलाओं को घरेलू हिंसा या यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मैरिटल रेप के अधिकतर मामले समाज या परिवार के डर से कभी सामने ही नहीं आ पाते। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के मुताबिक पंजाब में 67% पुरुषों ने कहा कि पत्नी के साथ जबरन सेक्स करना पति का अधिकार है। यौन उत्पीड़न की शिकार शादीशुदा महिलाओं से पूछा गया कि पहला अपराधी कौन था, तो 93% ने अपने पति का नाम लिया। पतियों के खिलाफ यौन हिंसा के मामले में बिहार 98.1%, जम्मू कश्मीर 97.9%, आंध्र प्रदेश 96.6%, मध्य प्रदेश 96.1%, उत्तर प्रदेश 95.9% और हिमाचल प्रदेश 80.2% के पति सबसे आगे थे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005-6 के मुताबिक 93% महिलाओं ने माना था कि उनका वर्तमान या पूर्व पति ने यौन उत्पीड़न किया था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के मुताबिक देश में करीब 99% यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज ही नहीं होते। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक भारत में रेप महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे बड़ा अपराध है। देश में हर दिन औसतन 88 रेप होते हैं। इसमें 94% रेप केस में अपराधी पीड़िता का परिचित होता है। क्या दुनिया ने माना है मैरिटल रेप को अपराध? जॉनथन हैरिंग की किताब फैमिली लॉ के मुताबिक ऐतिहासिक रूप से दुनिया के अधिकांश हिस्से में यह धारणा थी कि पति पत्नी का रेप नहीं कर सकता, क्योंकि पत्नी को पति की संपत्ति माना जाता है। 20वीं सदी तक अमेरिका और इंग्लैंड के कानून मानते थे कि शादी के बाद पत्नी के अधिकार पति के अधिकारों में समाहित हो जाते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में नारीवादी आंदोलन के उदय के साथ ही इस विचार ने भी जन्म लिया था कि शादी के बाद बनने वाले पति पत्नी के संबंध में महिलाओं की सहमति के अधिकार भी उनका मौलिक अधिकार है। हाल ही में केंद्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कोट दी आइवर में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यानी UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 15वें सत्र को संबोधित किया। COP15 मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह ग्लोबल लैंड आउटलुक के दूसरे संस्करण के निष्कर्षों पर आधारित होगा और भूमि क्षरण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान की परस्पर जुड़ी चुनौतियों के लिए एक ठोस प्रतिक्रिया प्रदान करेगा। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है UNCCD, क्या है इस सम्मेलन का उद्देश्य। UNCCD का प्रमुख प्रकाशन ग्लोबल लैंड आउटलुक यानी GLO भूमि प्रणाली की चुनौतियों को रेखांकित करता है और परिवर्तनकारी नीतियों और प्रथाओं को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही स्थायी भूमि और जल प्रबंधन के लिए लागत प्रभावी मार्गों को अपनाने की ओर इशारा करता है। UNCCD का उद्देश्य सूखा, भूमि की बहाली, भूमि अधिकार, लैंगिक समानता और युवा सशक्तिकरण जैसे मुद्दे हैं। इस बार के सम्मेलन की थीम भूमि जीवन विरासता अभाव से समृद्धि की ओर है। आपको बता दें, UNCCD को भूमि क्षरण को शुष्क भूमि की जैविक या आर्थिक उत्पादकता में कमी या हानि के रूप में परिभाषित किया गया है। शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र
क्षेत्रों में भूमि क्षरण, जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों सहित विभिन्न कारकों के परिणाम स्वरूप होता है। मरुस्थलीकरण के 5 कारण हैं। पहला, मुद्रा आवरण का नुकसान। मुख्य रूप से वर्षा और सतही अपवाह के कारण मिट्टी के आवरण का नुकसान मरुस्थलीकरण के सबसे बड़े कारणों में से एक है। जंगलों को काटने से मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और क्षरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता है, संसाधनों की मांग भी बढ़ती जाती है। नंबर 2, वनस्पति निम्नीकरण। वनस्पति निम्नीकरण को वनस्पति आवरण के घनत्व, संरचना, प्रजातियों की संरचना या उत्पादकता में अस्थायी या स्थायी कमी के रूप में परिभाषित किया गया है। नंबर 3, इसके परिणाम स्वरूप वह स्थल बैडलैंड में बदल जाता है जो मरुस्थलीकरण का प्रारंभिक चरण होता है। बैडलैंड एक प्रकार का शुष्क भूभाग होता है जहां नरम तटछटी चट्टानों और चिकनी मिट्टी से भरपूर मैदान का बड़े पैमाने पर क्षरण हुआ हो। नंबर 4, वायु अपरदन। इस प्रकार का अपरदन वहाँ होता है जहाँ की भूमि मुख्यतः समतल, अनावृत, शुष्क एवं रेतीली तथा मृदा डीली, शुष्क एवं बारीक दानेदार होती है। साथ ही वहाँ वर्षा की कमी और हवा की गति अधिक हो। भारत में यह प्रक्रिया मरुस्थलीकरण के कुल 5.46% के लिए जिम्मेदार है। नंबर 5, जलवायु परिवर्तन। यह तापमान, वर्षा, सौर विकिरण और हवाओं में स्थानिक और अस्थायी पैटर्न के परिवर्तन के माध्यम से मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं। आपको बता दें, UNCCD की स्थापना 1994 में की गई थी। पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 2019 की दिल्ली घोषणा UNCCD के 14वें COP द्वारा हस्ताक्षरित भूमि पर बेहतर पहुंच और प्रबंधन का आह्वान करती है और लिंग संवेदनशील परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर जोर देती है। बौन चुनौतियाँ। यह एक वैश्विक प्रयास है। इसके तहत वर्ष 2022 तक दुनिया के 150 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत एवं बंजर भूमि और वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनस्पतियां उगाई जाएंगी। ग्रेट ग्रीन वॉल। इसका उद्देश्य अफ्रीका की निम्नकृत भूमि का पुनर्निर्माण करना तथा विश्व के सर्वाधिक करीबी क्षेत्र साहेल में निवास करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस परियोजना को अफ्रीकी संघ द्वारा UNCCD, विश्व बैंक और यूरोप आयोग सहित कई भागीदारों के सहयोग से शुरू किया गया है। भूमि निम्नीकरण की जांच के लिए भारत के प्रयास। भारत अपने निवासियों को बेहतर भूमि और बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए स्थानीय भूमि को स्वस्थ और उत्पादक बनाकर सामुदायिक स्तर पर आजीविका सृजन हेतु स्थायी भूमि और संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई कार्यक्रम 2001 में मरुस्थलीकरण की समस्याओं के समाधान के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया था। वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप के लिए नामकरण जमा करने के वैश्विक आह्वान के बाद भारत ने 6 फ्लैगशिप का समर्थन किया जो 12.5 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि की बेहतरी का लक्ष्य रखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए प्रभात एग्जाम।